वैसे गाइज आई होप यू आर डूइंग वेल। आई एम वीर, वेलकम टू स्टडी लॉर फैमिली। तो कैसे हो दोस्तों, मैं आशा करता हूँ शानदार तरीके से आप लोग अपनी लाइफ को एंजॉय कर रहे हो, अपनी सेहत, फैमिली और पढ़ाई का ध्यान काफी अच्छे से रख रहे हो। आज का लेक्चर स्टार्ट करेंगे एक शानदार इंपॉर्टेंट डे के साथ में, जिसको बोलते हैं इंटरनेशनल डे फॉर बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी। बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी के बारे में अगर आप लोगों से बात करें, जिसको शॉर्ट फॉर्म में बायोडाइवर्सिटी भी आप लोगों ने सुना होगा बोलते हैं, ये एक तरीके से वैरायटी एंड वेरिएबिलिटी ऑफ लाइफ ऑन अर्थ, यानी कि जो डिफरेंट चीजें पृथ्वी के ऊपर पाई जाती हैं उसको आप लोग यहाँ पर बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी के नाम से जानते हैं। जैसे कि डिफरेंट स्पीसीज या फिर जेनेटिक इकोसिस्टम लेवल जो भी आप लोगों को देखने को मिलता है, कहीं पर आप लोगों को प्लांट्स, एनिमल, माइक्रोनिज्म, जो भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो देखने को मिलते हैं, ये इस तरीके से आप लोगों के सामने अलग अलग चीजें देखने को मिलती हैं। तो ये डाइवर्सिटी की कैटेगरी में आती है। आप लोगों ने देखा होगा हमारी कंट्री को कई बार बोला जाता है कि काफी डाइवर्स कल्चर है, अलग अलग लैंग्वेज के लोग रहते हैं, अलग अलग तरीके से यहाँ पर खान पकवान, पहनावा आप लोगों को देखने को मिलता है। तो ये इसीलिए हमारी कंट्री के लिए एक वर्ड यूज किया जाता है, यूनिटी इन डाइवर्सिटी। तो ये इसी के साथ में आप लोग इसको कोलिब्रेट, इसी के साथ में आप लोग इसको कोरिलेट कर देख सकते हैं। तो ये 22 मई है यहाँ पर इंटरनेशनल डे फॉर बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी जो सेलिब्रेट किया जाता है। और जो अब की बार की थीम है वो काफी इंपॉर्टेंट है। यहां पर एक तो सबसे बड़ी बात ये होती है कि इनके बारे में अंडरस्टैंडिंग करने की कोशिश करते हैं जो यहां पर बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी है, और इसी के साथ में अवेयरनेस फैलाने की कोशिश भी की जाती है। क्योंकि जो यहां पर अभी जो थीम है ये इसी की ओर इशारा कर रही है। यहां पर बोला जा रहा है ओवर सॉल्यूशन आर इन नेचर, यानी कि जो भी आप लोग के आसपास में जो नेचर है उसमें ही हमारा सॉल्यूशन है, ये बातें यहां पर बोलने की कोशिश की जा रही है। यानी कि आप लोग जो भी सॉल्यूशन निकालना चाहते हैं वो आप लोगों को प्रकृति में ही देखने को मिल जाता है, अगर मिलकर आप लोग यहां पर एक तरीके से हार्मनी बनाकर नेचर के साथ में रखते हैं। यानी कि ऐसा नहीं है कि इन्वायरमेंट का ध्यान न रखते हुए बस आप लोग डेवलपमेंट किए जा रहे हैं। अगर आप लोग पेड़ पौधों काटते जाओगे डेवलपमेंट के नाम पर तो फिर नुकसान झेलोगे। तो बोला वही जा रहे हैं यहां पर, बेसिकली हार्मनी बनाकर आप लोग यहां पर इसके साथ में रखनी होगी, यानी कि ये रहेंगे तभी आप लोग रहोगे। तो बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी जो है वो नॉर्मली वाइड वैरायटी आप लोगों को प्लांट्स, एनिमल, माइक्रो ऑर्गेनिज्म देखने को मिलते हैं, इंक्लूडिंग जो जेनेटिक डिफरेंस होते हैं, जैसे कि विद इन स्पीसीज आप लोगों को देखने को मिलेंगे, डिफरेंट वैरायटीज देखने को मिलती हैं। जैसे कई तरह की गायें आप लोगों ने देखी होगी, ठीक है, इंसानों में भी आप लोगों को कहीं गोरे कहीं काले किसी तरीके से आप लोगों को देखने को मिल जाते हैं। तो ये अलग अलग तरीके की चीजें देखने को मिलती है, कहीं फॉरेस्ट तो कहीं आप लोगों को डेजर्ट देखने को मिल जाते हैं, कहीं एग्रीकल्चर। तो ये सारी चीजें अलग अलग चीजें जो निकल कर आती हैं, ह्यूमन, प्लांट्स, एनिमल, तो बायोलॉजिकल जो डाइवर्सिटी है ये सारी इस कैटेगरी में आती हैं। और इसी के बेस पर आप लोग जो सिविलाइजेशन है वो बनाते हैं, तो इसको उसका पिलर भी बोला जाता है। तो काफी इंपॉर्टेंट डे है यहाँ पर, खासकर हमसे रिलेटेड है और इन्वायरमेंट से रिलेटेड है, तो थीम इंपॉर्टेंट बन जाती है, इसके बारे में आप लोग याद रखिएगा। क्वेश्चन है आप लोगों के सामने, आज का क्विज देख लेते हैं, इसको अच्छे से आप लोग अटेम्प्ट कीजिए, फिर मैं आप लोगों को आंसर बताऊंगा। और बिना ऑप्शन के एक बार आप लोगों ने क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना सीख लिया तो एग्जाम में आप लोगों के सामने 4 ऑप्शन रहेंगे। तो ये सोचिए आप लोग कोई भी प्रॉब्लम फेस एग्जाम में नहीं करेंगे, क्योंकि आप लोगों को ऑप्शन देखने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। सबसे पहले बात करते हैं वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा, इसके द्वारा यहाँ पर एक इनिशिएटिव लॉन्च किया गया है जिसके चलते कोविड-19 के ऊपर ध्यान दिया जाएगा। तो क्या है इसका नाम, ये आप लोगों को बताना है। इंडियन रेलवे के द्वारा यहां पर अभी 12,000 हॉर्स पावर का इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव, यानी कि जो इंजन होता है उसके बारे में बात की जा रही है। तो ये यहां पर फ्रांस की कंपनी है, किस कंट्री कंपनी है, फ्रांस की। तो उसका कंपनी का नाम आप लोगों को बताना है, जिसके साथ में मिलकर मेक इन इंडिया प्रोजेक्ट यहां पर आप लोगों को देखने को मिल रहा है। लोकोमोटिव जो है ज्वाइंट वेंचर है यहां पर इंडिया और फ्रांस के बीच में। तो कितना परसेंट शेयर दोनों की कंट्री का आप लोगों को देखने को मिल जा रहा है। यहां पर नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर रिसर्च इन ट्यूबरक्लोसिस, ये यहां पर हमारी कंट्री में कौन से राज्य के अंदर लोकेटेड है, ये आप लोगों को बताना है। क्योंकि कई बार यहां पर डिफरेंट तरीके की जो दवाइयां हैं उनको कोविड-19 के लिए यूज किया जा रहा है। तो यहां पर जो इंस्टीट्यूट है वो यहां पर रिसर्च कर रहे हैं। तो कई सारे इंस्टीट्यूट आप लोगों से यहां पर पूछे जा सकते हैं, तो इनके बारे में हल्का सा आइडिया आप लोगों को होना चाहिए। साउथ अंडमान आइलैंड के अंदर में यहां पर जो बेसिकली पाम ट्री पाए जाते हैं, ठीक है, तो यहां पर उनको आज की डेट में वहां से निकालकर कुछ ऐसे पौधे हैं जिनको जवाहरलाल नेहरू ट्रॉपिकल बोटनिक गार्डन एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट में लाया गया है, ताकि यहां पर हमारी कंट्री में मेन लैंड में इंडिया में भी हो सके। क्योंकि अंडमान निकोबार एक आइलैंड वाला एरिया है, तो यहां पर ताकि हो सके तो ये कोशिश की जा रही है। तो आप लोगों को यहां पर ये बताना है कि ये कहां पर लोकेटेड है ये पर्टिकुलर इंस्टीट्यूशन। नेक्स्ट बात की जा रही है जो पाम ट्री है, इसका पूरा नाम क्या है यहां पर, जो कि क्रिटिकली इंडेंजर्ड कैटेगरी में आता है। इंडिया हर साल नॉर्मली $2 मिलियन जो है यहां पर प्रोवाइड करा रहा था, हालांकि इससे भी कम, पर अभी बढ़ाकर $5 मिलियन कर दिया गया है यूनाइटेड नेशन रिलीफ एंड द वर्क एजेंसीज के लिए।
ये किन रिफ्यूजी के लिए काम करती है ये आप लोगों को बताना है। नेशनल टेस्ट अभ्यास जो है ये एक मोबाइल एप्लीकेशन है, किस मंत्रालय के द्वारा इसको रिलीज किया गया है। तो ये क्वेश्चन है आप लोगों के सामने जिनका आंसर आप लोगों को देना है। अच्छे से अटेम्प्ट कीजिए, आंसर दीजिए। अभी आप लोगों को आंसर बताऊंगा, फिर मैच कीजिएगा और अपना स्कोर लिखना मत भूलिए, भले ही कम स्कोर क्यों ना आए। इसका मतलब ये है काफी कुछ आप लोगों ने सीखा है, यानी कि शर्माना नहीं है। यहां पर शर्माओगे तो फिर एग्जाम में प्रॉब्लम हो जाएगी। यहां पर तो गलती भी हो जाएगी चलेगा, पर एग्जाम में कोई गलती नहीं होनी चाहिए। ओके, आप लोगों ने एक कहावत भी सुनी होगी कि जिसने करी शर्म उसके फूटे करम, ठीक है, तो इसलिए शर्म नहीं करनी है। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के बारे में अगर मैं आप लोगों से बात करूं तो इसका जो इनिशिएटिव है यह रिजोल्यूशन ऑन कोविड-19 रेस्पॉन्स, तो इसके तहत यहां पर इसके ऊपर स्टडी करने की कोशिश की जा रही है। ओरिजिन पॉइंट कहां से है यहां पर इसका ये देखने की कोशिश की जा रही है कोविड-19 का, और चाइना के अंदर जाकर रिव्यू करने की कोशिश की जा रही है, पर चाइना अलाउ नहीं कर रहा है। फ्रांस की कंपनी है यहां पर जिनका नाम है एल्स्टोम, ये कंपनी है जो मेक इन इंडिया इनिशिएटिव के तहत इंडियन रेलवे के डेवलपमेंट के लिए यहां पर काम कर रही है। और यहां पर 74% जो शेयर है यहां पर इंडियन गवर्नमेंट के हैं, और यहां पर 26% शेयर यहां पर फ्रेंच जो कंपनी है उसके हैं। नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर रिसर्च इन ट्यूबरकुलोसिस, ये जो लोकेटेड है ये है यहां पर चेन्नई यानी कि तमिलनाडु के अंदर, तो इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। नेक्स्ट यहां पर जो बात की जा रही है ये जवाहरलाल नेहरू ट्रॉपिकल बोटनिक गार्डन इन रिसर्च इंस्टीट्यूट, ये केरला के अंदर में है, साउथ इंडिया के अंदर, ठीक है। नेक्स्ट यहां पर बात की जा रही है एक रेयर पाम जो बेसिकली यहां पर स्पीसीज है जो कि फिलहाल अभी साउथ अंडमान में देखने को मिलती थी, अब यहां पर इसको मेनलैंड लाया गया केरला के अंदर में। इसका नाम क्या है? इसका नाम है यहां पर पिनांगा अंडमानीज, ठीक है, तो क्रिटिकली इंडेंजर्ड कैटेगरी में यहां पर ये आता है। यहां पर हमारी कंट्री के द्वारा 2 मिलियन जो यूएसडी डॉलर है वो यूएनआरडब्ल्यूए यानी कि यूनाइटेड नेशन रिलीफ एंड वर्क एजेंसी को प्रोवाइड कराए गए हैं। ये पैलेस्तीन के जो रिफ्यूजी हैं जिनको यहां पर इजराइल के द्वारा मारकर भगाया गया कंट्री से, उनके लिए हेल्प प्रोवाइड कराते हैं। 5 लाख से ज्यादा जो बच्चे हैं यहां पर हर साल एजुकेशन लेते हैं, जो फंड यहां पर प्रोवाइड कराया जा रहा है अलग अलग कंट्रीज के द्वारा, इंडिया भी इसका पार्ट है। मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट, जिसको आप लोग कई बार मैं बोलता हूं कि एजुकेशन मिनिस्ट्री भी इसको बोल जाता है नॉर्मल शब्द में, इसके द्वारा नेशनल टेस्टिंग अभ्यास यहां पर स्टार्ट किया गया है। तो ये इंपॉर्टेंट कुछ फैक्ट हैं जो कि आप लोग याद रख सकते हैं। रिविजन करते रहिए, ऐसे रटोगे तो याद कभी नहीं रहने वाले हैं। रिवीजन अगर चीजों का आप लोग करते रहोगे तो चीजें आप लोग को याद रह जाएंगी। कोई चीज रटने की कोशिश करोगे तो एग्जाम में तुरंत भूलोगे, क्योंकि एग्जाम में आप लोग के माइंड पे प्रेशर रहता है, और आप लोग जैसे ही प्रेशर आएगा तो आप लोगों को लगेगा यार कैसे चीजें चल रही हैं, तो वो आप लोग झेल नहीं पाओगे वहां पर, तो इसलिए कोशिश करनी है इसकी, ठीक है। आइए आगे चलता हूं। नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट न्यूज है यहां पर आप लोगों को पता है हमारी कंट्री में कोविड-19 के चलते काफी ज्यादा प्रॉब्लम देखने को मिल रही है, ना कि हमारी कंट्री में, ऑल ओवर वर्ल्ड में। तो 15th फाइनेंस कमीशन यानी कि 15वां जो फाइनेंस कमीशन है वो हमारी कंट्री में फिलहाल अभी यहां पर काम कर रहा है, तो उसी के बारे में बात की जा रही है। ये है एनके सिंह जी की अध्यक्षता में यहां पर इसको बनाया गया था। तो अभी जो बात की जा रही है, फाइनेंस कमीशन पैसा देता है, सेंटर और स्टेट के बीच में जो पैसा होता है शेयर डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स का, वो काम करता है। तो अभी रिसेंटली हेल्थ सेक्टर के ऊपर फोकस देने की बात की जा रही है, क्योंकि कंट्री में प्रॉब्लम काफी ज्यादा आ गई है फिलहाल। हाई लेवल एक ग्रुप पर इसके द्वारा कॉन्स्टिट्यूट किया गया था जो कि हेल्थ सेक्टर के ऊपर फोकस देकर चल रहा था। उसके द्वारा जो रिपोर्ट थी वो अगस्त 2019 में सबमिट की गई थी। जो रिकमेंडेशन की थी वो कुछ इनकॉर्पोरेट कर ली गई थी फर्स्ट रिपोर्ट के अंदर में, पर लेकिन अभी कोविड-19 के चलते चीजों को फिर से यहां पर मेजर्स को काउंट करने की बात की जा रही है, ताकि सिचुएशन को और अच्छे से देखा जा सके, ठीक है। क्योंकि कंडीशन क्या है, मान लीजिए पहले इनके द्वारा रिपोर्ट सबमिट कर दी गई थी, जबकि कोविड-19 जो है यहां पर दिसंबर के महीने में स्टार्ट होता हुआ आप लोगों को नजर आया, और इसके चलते फिर आगे बढ़ा, पर लेकिन रिपोर्ट पहले सबमिट कर दी गई। तो अब थोड़ा सा देखकर काम करना पड़ेगा, क्योंकि अब कोविड-19 की वजह से पूरी इकोनॉमी जो है वो अस्त व्यस्त हो चुकी है। तो फाइनेंस कमीशन जो है हमारी कंट्री में एक संवैधानिक बॉडी है, इनके कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, जो कि प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के द्वारा यहां पर इनको अपॉइंट किया जाता है। ये 1951 में हमारी कंट्री में सबसे पहले फाइनेंस कमीशन स्टेब्लिश किया गया था। आर्टिकल कौन सा है हमारे संविधान में इससे रिलेटेड? आर्टिकल है 280, जिसके तहत यहां पर इसको बनाया जाता है। फाइनेंस कमीशन मिसलेनियस पावर एक्ट 1951 आप लोगों को यहां पर देखने को मिलते हैं, जो कि टर्म क्वालिफिकेशन अपॉइंटमेंट, ये सारी चीजें यहां पर फाइनेंस कमीशन की डिफाइन करता है। तो ये कई सारी चीजें हैं यहां पर जो इसके बारे में आप लोग याद रख सकते हैं। अगर यहां पर फाइनेंस कमीशन की आप लोग यहां पर देखना चाहते हैं कि सबसे पहले फाइनेंस कमीशन कौन थे, तो इनका नाम याद रखेगा, इनका नाम था केसी नगोई, ठीक है। तो ये 1951 में फाइनेंस कमीशन बनाया गया था, और 1957 तक यहां पर इनका ड्यूरेशन रहा। यहां पर फिलहाल अभी जो यहां पर बना रखा है फाइनेंस कमीशन, तो यहां पर ये कौन है? ये एनके सिंह जी की अध्यक्षता में 15th फाइनेंस कमीशन है। 14th फाइनेंस कमीशन था यहां पर वाईवी रेड्डी जी की अध्यक्षता में। तो ये कुछ बातें हैं जो आप लोग इसके बारे में याद रख सकते हैं। आगे बढ़ता हूं।
नेक्स्ट आप लोगों को पता है मेक इन इंडिया प्रोजेक्ट पर काफी फोकस दिया जा रहा है हमारी कंट्री में। रीजन इसका यह है कि सब लोग जान चुके हैं कोविड 19 के चलते किसी पर्टिकुलर कंट्री के ऊपर डिपेंडेंट रहना हमारे लिए खतरे से खाली नहीं होगा। आप लोगों को पता है हम लोग चाइना से काफी कुछ यहां पर इंपोर्ट कर रहे थे, पर लेकिन जैसे कोविड 19 के चलते चाइना में लॉकडाउन लगा तो प्रॉब्लम चाइना की थी, पर इंपैक्ट हमारे ऊपर पड़ा, यूएसए के ऊपर पड़ा। सारी वर्ल्ड की कंपनी जो अपना मैन्युफैक्चरिंग बेस चाइना के अंदर बना रही थी, यानी कि अपना प्रोडक्ट चाइना के अंदर जाकर मैन्युफैक्चर कर रही थी, वहां पर बना रही थी और फिर उसको ऑल ओवर वर्ल्ड में सप्लाई कर रही थी। तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम यहां पर यही निकल कर आई कि आप लोगों को सबसे पहले यहां से बेस हटाना पड़ेगा। तो उसी के बारे में बात की गई। तो सब अपनी अपनी कंट्री पर काम कर रहे हैं। तो मेक इन इंडिया इनिशिएटिव भी हमारी कंट्री में डिफेंस के ऊपर यहां पर बेसिकली फोकस दे रहा है। डिफेंस में हमारी कंट्री वर्ल्ड में सबसे ज्यादा खर्चा अब तक करती थी। ये लगभग अब तक यहां पर 10-12% के करीब खर्चा कर रही थी, अब यहां पर घटकर 9% आ गया। ऑल ओवर वर्ल्ड का जो इंपोर्ट होता है यहां पर, तो उसमें इंडिया अकेला 9% एक तरीके से यहां पर प्रोक्योर करता है, यूएसए और इसी के साथ में रसिया, इजराइल, इन सारी दुनियादारी जो भी कंपनी है इनसे। तो देखिए ये ऐसी चीजें, मान लीजिए आज के में आप लोग इसको ऐसे समझिए, रसिया से हम लोग कोई सामान खरीद कर लेकर आए, रसिया ने हम लोगों को कोई अच्छा खासा एक टैंक रसिया ने दे दिया, फिर कोई गन रसिया ने दे दी, वो सेम रेंज की सेम पावर की गन उसने क्या किया, वो पाकिस्तान को सप्लाई कर दी। तो पाकिस्तान हमारे इक्विवेलेंट पावर में आकर बैठ गया सामने, और एक तरीके से अगर कोई कमियां खामियां होगी तो वो भी पाकिस्तान को इसके बारे में पता होगा। तो इस तरीके से खतरा रहता है। बाकी कल को रसिया चलकर यहां पर बोले कि पाकिस्तान की हेल्प करूंगा, इंडिया की हेल्प नहीं करूंगा, चाइना के इन्फ्लुएंस में आकर, तो हमारी कंट्री के लिए वैसे खतरा हो जाएगा। तो ये चीज कुछ ऐसी चीजें कि हम लोग को इनके ऊपर डिपेंडेंट न रहकर अपने हिसाब से काम करना चाहिए। तो इसी के चलते बात की जाती है यहां पर पब्लिक प्रोक्योरमेंट ऑर्डर 2017 की बात की जा रही है। तो मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के द्वारा यहां पर क्या किया जा रहा है कि 26 डिफेंस आइटम जो है वो बात की जा रही है कि लोकल पर ही फोकस दिया जाएगा। तो मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के द्वारा यहां पर जो प्रोक्योरमेंट ऑर्डर है 2017 उसमें चेंज किया गया, अब अपनी ही कंट्री पर फोकस देने की बात की जा रही है। इसके चलते 127 जो आइटम है जो इस पर्टिकुलर लोकल सप्लाई के तहत यहां पर उनको प्रेफरेंस दिया जाएगा, यानी कि बाहर से भी अगर कोई प्रोडक्ट आ रहा है तो लोकल सप्लाई को प्रेफरेंस दिया जाएगा। तो 120 आइटम्स में से यहां पर 26 आइटम जो है वो मोर इंपोर्टेंस है, जिनको ज्यादा इंपोर्टेंस देने की बात यहां पर की जा रही है, यानी कि अपनी ही कंट्री में मेक इन इंडिया प्रोजेक्ट पर फोकस देने की बात की जा रही है, ऐसा आप लोग बोल सकते हैं। ये भी न्यूज है यहां पर कोविड 19 के बैकग्राउंड में ध्यान में रखते हुए। आप लोगों को पता है कोविड 19 के चलते कंडीशन क्या देखने को मिल रही है। नॉर्थ ईस्ट मॉडल जो है कोविड 19 का वो ह्यूज सक्सेस यहां पर देखने को उसकी मिल रही है। रीजन क्या है? रीजन क्या है यहां पर? एक तो ज्यादा आइसोलेटेड एरिया आप लोग बोल सकते हैं, ज्यादा लोग आते जाते नहीं है, तो इसलिए वहां पर चीजों को इंप्लीमेंट करना आसान हो रहा है। तो मॉडल जो है काफी इफेक्टिव है। यहां पर 5 राज्य ऐसे कोविड 19 फ्री अब तक हो चुके हैं, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, सिक्किम और नागालैंड, यानी कि कुछ राज्यों को छोड़कर यहां पर सारे जो राज्य हैं वो लगभग फ्री हो चुके हैं। जैसे त्रिपुरा हो गया और आसाम, इन कुछ राज्यों को छोड़कर बाकी सारे राज्य फ्री हो चुके हैं। जैसे आप लोग यहां पर देखिए, आप लोग यहां पर किसको छोड़ दीजिए? त्रिपुरा को छोड़ दीजिए और इसी के साथ में आप लोग आसाम को छोड़ दीजिए। बाकी मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर और मिजोरम, तो ये कहीं ना कहीं इन सब चीजों से फ्री हो चुके हैं। अगर पर्टिकुलर एक राज्य के बारे में बात करें तो ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है। त्रिपुरा हमारी कंट्री में एक ऐसा राज्य है जहां पर केस जो है काफी ज्यादा देखने को मिले, और सबसे ज्यादा जो केस यहां पर निकल कर आए वो आए सीएपीएफ के जो पर्सनल है उनके अंदर, यानी कि सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्स के जो पर्सनल है उनके अंदर देखने को मिले। और आसाम तो यहां पर बिगेस्ट जो एरिया है वो माना जाता है। तो इसके बारे में थोड़ा सा डिफरेंट चीजें यहां पर हो गई, यानी कि हमारी कंट्री में आप लोगों को पता होगा, अगर आप लोगों के आसपास में कोई डिफेंस का पर्सन रहता है या फिर आर्म फोर्स का कोई पर्सन रहता है, यहां पर एक तरीके से पैरामिलिट्री फोर्स का पर्सन है, तो अब तक यहां पर अगर कोई छुट्टी पे गया है तो उसको छुट्टी पर ही रख दिया गया था, उसको वापस अलाउ नहीं किया जा रहा था। और अब यहां पर लोगों को अलाउ किया जा रहा है, तो पर लेकिन उनको अगर कोई छुट्टी पर आ रहा है तो ऐसा नहीं 1-2 दिन के लिए, 1 महीने की छुट्टी भेज दी जा रही है, फिर इसी के साथ में क्वारंटीन में रखा जा रहा है लगभग 14 दिनों के लिए उनको, ठीक है। तो ये सारी चीजें देखने को मिल रही है। तो काफी अच्छे से चीजों को लेकर चला जा रहा है, पर फिर भी कहीं ना कहीं से कोई ना कोई प्रॉब्लम निकल कर आ ही जाती है। तो इसके बारे में आप लोग एक छोटा सा आइडिया रखिएगा। आगे चलता हूं नेक्स्ट न्यूज की ओर। नेक्स्ट जो न्यूज है ये काफी इंपॉर्टेंट है हिस्ट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से भी और प्रेजेंट टाइम में जो चीजें हैं उनके पॉइंट ऑफ व्यू से भी। तो यहां पर जो बात की जा रही है, ये बात की जा रही है कोणार्क सन टेंपल के बारे में। कोणार्क सन टेंपल आप लोगों को कहां पर देखने को मिलते हैं? तो ये देखने को मिलता है उड़ीसा के अंदर, ठीक है। तो उड़ीसा आप लोग देख लीजिए, यहां पर हमारी कंट्री का राज्य है, ये इधर हो गया बे ऑफ बंगाल। तो कोणार्क सन टेंपल उड़ीसा के अंदर आप लोगों को देखने को मिलेगा। अभी क्या फोकस यहां पर किया जा रहा है? फोकस ये किया जा रहा है कि जो हमारी कंट्री में मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी है, यानी कि जो सोलर एनर्जी पर काम करती है, वो वाली मिनिस्ट्री के द्वारा एक स्कीम लॉन्च की गई है कोणार्क टाउन। यहां पर कोणार्क सन टेंपल को कंप्लीटली एक तरीके से इसके ऊपर फोकस दिया जाएगा सोलर एनर्जी के ऊपर, यानी कि जो टेंपल है यहां पर डेवलप किया जा रहा है उसके लिए, ताकि प्रॉपर वे में यहां पर एक तरीके से
वो नहीं कहते कि एनर्जी सफिशिएंट चीजें यहाँ पर प्रोवाइड कराई जा सके, और एक तरीके से ऐसा भी ना देखने को मिले, जैसे मान लीजिए इलेक्ट्रिसिटी है तो सोलर पैनल से आ रही है, तो कितना अच्छा रहेगा वहां पर, तो कहीं ना कहीं जो हीट जनरेशन भी काफी कम होगा, और यहाँ पर एक तरीके से चीजें भी नेचर तरीके से ज्यादा अच्छी हो पाएंगी। तो यहाँ पर सिनर्जी करने की कोशिश की जा रही है कोणार्क सन टेम्पल और मॉडर्न टेक्नोलॉजी के अंदर, ठीक है, जैसे कि सोलर एनर्जी वगैरह हो गया, तो प्रमोट किया जा रहा है एक तरीके से इनडायरेक्ट वे में बोलूं तो सोलर एनर्जी को कोणार्क सन टेम्पल के अंदर, क्योंकि दुनिया भर के लोग यहाँ पर घूमने आते हैं, अगर देखेंगे तो फिर वो यहाँ पर इससे इंस्पायर भी होंगे कि हाँ यार मंदिर के अंदर भी ये चीजें हैं, तो फिर इंसान कहीं ना कहीं अपने लिए भी यहाँ पर ऐसी चीजें कोशिश करता है कि यहाँ पर, क्योंकि देखिए आप लोगों को पता है कि बहुत सारे लोग मैक्सिमम आप लोगों को देखने को मिलते हैं कि एक तरीके से कहीं ना कहीं जो श्रद्धा रखते हैं उस पर जब उनकी श्रद्धा अच्छी आती है तो फिर आंख बंद कर चीजों को विश्वास कर लेते हैं। तो कहीं ना कहीं ये भी एक आप लोग टेक्निक बोल सकते हैं कि रिलीजन में अगर किसी के पर्टिकुलर ऐसी चीजें प्रोवाइड कराई जा रही हैं तो ये बोलेंगे कि भगवान के घर में ही चीजें हैं तो और जगह तो फिर अच्छा फायदा रहेगा। तो ये भी एक पॉइंट यहाँ पर, हालांकि आर्टिकल के अंदर नहीं है, मुझे लगा कि हाँ कहीं ना कहीं ये भी एक यहां पर रीजन हो सकता है, क्योंकि प्रमोटिंग जो वर्ड यूज किया गया सोलर एनर्जी, वहां से मुझे एकदम ये कनेक्ट हो गया, ठीक है, तो ऐसा हो सकता है। तो यहां पर मंदिर, गुरुद्वारा, मस्जिद, ये सारों पर यहां पर ये यूज करना चाहिए, एक अच्छा तरीका आप लोग बोल सकते हैं लोगों तक पहुंचाने का सोलर सिस्टम जो है। अगर कोणार्क सन टेम्पल के बारे में बात करें तो ये पूरी डिस्ट्रिक्ट उड़ीसा के अंदर आप लोगों को देखने को मिलेगा, बे ऑफ बंगाल वाले रीजन में। ये अगर बात की जाए इसकी तो वर्ल्ड हेरिटेज साइट भी आप लोगों को यहाँ पर देखने को मिलती है, तो ये कई बार आप लोगों को न्यूज में भी यहाँ पर रहता हुआ नजर आता है, ठीक है, तो इसके बारे में कुछ ये बातें हैं जो आप लोग याद रख सकते हैं। आइए अब आगे चलता हूं। नेक्स्ट जो यहाँ पर न्यूज है ये इंडिया और बांग्लादेश के बारे में बात कर रहे हैं। इंडिया और बांग्लादेश का जो इनलैंड वाटर ट्रांजिट और ट्रेड प्रोटोकॉल है उसको यहाँ पर 2 नंबर का यहाँ पर साइन किया गया है। तो फोकस क्या रहता है बेसिकली, अगर इंडिया और बांग्लादेश के बीच में कुछ चीजें बढ़ रही हैं तो आसपास वाले रीजन में काफी ज्यादा फायदा हमारा देखने को मिलता है। जो प्रोटोकॉल रहती है यहाँ पर कई सारी जो चीजें हैं यहाँ पर उनको भेजा जाता है एक एरिया से दूसरे एरिया में। तो हमारी कंट्री में जो यहाँ पर बात की जा रही है डुबरी इंडिया के अंदर, और इसी के साथ में यहाँ पर यह है चिलमारी बांग्लादेश के अंदर में। तो यहाँ पर इनको बेसिकली एक तरीके से मैकेनाइज विसल ड्राफ्ट के थ्रू यहाँ पर कनेक्ट करने की बात की जा रही है, जिसके चलते यहाँ पर एक पाथ ब्रेकिंग मूवमेंट इसको बोला जा रहा है। इसके चलते हमारी कंट्री और भूटान और बांग्लादेश के साथ में भी एक अच्छा कनेक्शन बन पाएगा। एक मैप में आप लोग इसको देखिए, पहले आप लोग समझ पाएंगे। ये हो गया भूटान, ये हो गया बांग्लादेश, ठीक है, और हमारी कंट्री का रीजन हो गया। अगर मान लीजिए यहां से हम लोग कनेक्ट कर पाते हैं तो आसानी से भूटान को भी कनेक्ट कर पाएंगे, तो भूटान में भी कई सारी चीजों को हम लोग प्रोवाइड आसानी से कर सकते हैं। तो इसी के चलते यहां पर बात की जा रही है कि भूटान के लिए भी यहां पर काफी अच्छा फायदा देखने को मिलेगा। इसी के चलते यहां पर हमारी कंट्री का जो नॉर्थ ईस्ट वाला एरिया है, खासकर आसाम, उसमें भी काफी कुछ इकोनॉमी जो है वो बढ़ती हुई यहां पर नजर आएगी। तो इंडो बांग्लादेश जो यहां पर ये प्रोटोकॉल रूट है यहाँ पर ये इंक्रीज कर दिए गए, पहले 8 थे, अब इनको 10 बढ़ा दिया गया, और ज्यादा एक्टिविटी और ज्यादा एक्सपोर्ट वगैरह आप लोग इस पर्टिकुलर रीजन में देखने को मिलने वाला है। यानी कि पड़ोसी देशों के साथ में अच्छे से हम लोग काम करने की कोशिश कर रहे हैं। नेपाल के बारे में तो आप लोगों को बताया था कि नेपाल जो है वो चाइना की गोद में बैठा हुआ है, उल्टी सीधी हरकतें करता है, पर लेकिन बांग्लादेश में जब से शेख हसीना जी है, हमारी कंट्री के रिलेशन काफी अच्छे वहां पर नॉर्मली देखने को मिल जाते हैं। नेक्स्ट जो न्यूज है यहां पर ये बात की जा रही है नॉन अलाइंग मूवमेंट के बारे में, जिसको शॉर्ट फॉर्म में आप लोग नैम के नाम से भी जानते हैं। आप लोगों को मैं पहले भी कई बार बता चुका हूं यहां पर कोल्ड वॉर के बारे में। कोल्ड वॉर एक तरीका प्रोसीजर था जो काफी लंबे समय तक चला यूएसए और सोवियत यूनियन के साथ में, जिसको आप लोग यूएसएसआर के नाम से भी जानते हैं। बेसिकली क्या था, ये डायरेक्ट ग्राउंड में एक सामने लड़ाई न कर ये इनडायरेक्ट वे में लड़ाई करते थे। यानी कि यूएसए है वो सोच रहा था कि जो कंट्री है उनको एक तरीके से कैपिटलिस्ट कंट्री बना ले, यानी कि यूएसए के इन्फ्लुएंस में आ जाए। जो यूएसआर था वो सोच रहा था उनको कम्युनिस्ट कंट्री बना ले, यानी कि इनके इन्फ्लुएंस में आ जाए। ये कोई मिसाइल बनाते थे तो ये भी मिसाइल बना लेते थे, ये कोई सैटेलाइट बना देते तो ये भी सैटेलाइट बना लेते थे। इस तरीके से इनडायरेक्ट वे में, डायरेक्ट वे में ग्राउंड में लड़ाई नहीं कर रहे थे, पर लेकिन इनडायरेक्ट वे में एक दूसरे के कंपटीशन में लगे हुए थे पावरफुल कंट्री बनने के चक्कर में। पर लेकिन 1990s में आकर क्या हुआ, यूएसएसआर का विघटन हो गया, कई सारी छोटी छोटी कंट्री में डिवाइड हो गया, और फिर एक मेन कंट्री निकल कर आया रसिया। और यहां पर यूएसए जो था वो एक मेन कंट्री है जो कि एक तरीके से वर्ल्ड में ग्लोबल पावर बनकर उभरा। तो उस टाइम पर यहां पर ये कंट्री एक दूसरे कंट्री को अपने अंदर मिलाने की कोशिश कर रहे थे। और आप लोगों को पता है कि नई नई कंट्री जो थी वो पैदा हो रही थी, यानी कि एक तरीके से आजाद हो रही थी। जैसे इंडिया भी न्यूबॉर्न कंट्री था उस टाइम पर, जो अंग्रेजों के हाथों से यहां पर चंगुल से छुड़ा था। तो ये सारी जो नई कंट्री आजाद हो रही थी, इनका ये मानना था कि किसी न किसी तरीके से अब तक तो अंग्रेजों के गुलाम रहे, पता चला अब रसिया या फिर यूएसए के गुलाम बन जाए। तो इन्होंने अपना अलग ही एक ग्रुप बना लिया जिसको बोला गया नॉन अलाइंग मूवमेंट, नैम। तो ये नैम जो मूवमेंट इनके द्वारा स्टार्ट किया गया, इसका बेसिक पर्पज ये था कि अलग अलग रहेंगे तो कोई भी आकर थप्पड़ मारकर चला जाएगा, इकट्ठे रहेंगे तो
किसी की हिम्मत नहीं पड़ेगी ऐसी कोई हरकत करने की। तो इसकी बार बार कॉन्फ्रेंस होती रहती है। हालांकि कई बार यह भी बोला जाता है कि क्या नेम का आज की डेट में कोई कोरिलेशन है, क्या नेम का कोई मतलब है आज की डेट में, जबकि यहां पर बनाया गया था कोल्ड वॉर के ड्यूरेशन में। पर लेकिन ये क्वेश्चन जो है इसको आप लोगों को थोड़ा सा अटेम्प्ट करना है तो ये बोलेगा कि नेम जो है वो आज के डेट में अपना नेचर चेंज कर चुका है। पहले उस पर्टिकुलर पर्पज के लिए था, आज के डेट में टेररिज्म, इन्वायरमेंट जैसे कोविड-19 इन सब मुद्दों पर भी ये बात करते हैं। अब की बार की जो यहां पर इसकी मीटिंग थी वो चेयर की गई अजरबैजान के द्वारा। तो यहां पर ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप लोगों से बन सकता है, अजरबैजान, ठीक है। तो ओगत्या ये सिरिलेविये, ठीक है, इनका नाम हालांकि आप लोगों से कोई नहीं पूछेगा, जो बेसिकली है कंट्री पूछेंगे कौन चेयर किया यहां पर, तो अजरबैजान के द्वारा इसको चेयर किया गया। इंडिया जो था यहां पर समिट में हमारी कंट्री के जो हेल्थ मिनिस्टर थे उनके द्वारा इसको अटेम्प्ट किया गया। तो आज की डेट में यहां पर अगर देखें जो हाईलाइट किया गया कंट्रीब्यूशन, जैसे कि मेडिकल सप्लाई है, ओवर 123 कंट्रीज को चीजें सप्लाई की जा रही है, इंक्लूडिंग 59 जो है वो नेम कंट्रीज हैं एज वेल। जो मीटिंग है यहां पर डिफरेंट हेल्थ जो मेजर्स यहां पर इंडिया के पॉइंट ऑफ से बताए गए और सब कंट्री ने अपनी अपनी चीजें यहां पर बताई। तो बेसिक फोकस कैसे है कि इंडिया जो पॉलिसीज फॉलो कर रहा है एक तरीके से हमारी कंट्री में मास आइसोलेशन, इसी के साथ में जो यहां पर मैक्रो आइडेंटिफिकेशन, क्विक ट्रीटमेंट, तो इसी तरीके से दूसरी कंट्री भी यहां पर फॉलो करके चली। इंडिया आज की डेट में 10,000 के करीब कोविड-19 जो डेडिकेटेड हॉस्पिटल यहां पर चला रहा है और नॉन मूवमेंट जो नॉन अलाइंग मूवमेंट है यहां पर, इनके द्वारा भी यहां पर चीजों को लेकर यहां पर आगे चला जा सकता है, क्योंकि कोल्ड वॉर से लेकर यहां पर ये चीज चल रही है, अब इस पर्टिकुलर एरिया में फोकस देकर चलती हैं, ठीक है। तो कोल्ड वॉर के बारे में भी याद रखिएगा, कोविड-19 के ऊपर तो आप लोगों को पता है कोई भी बात हो कोविड-19 के बिना कंप्लीट नहीं होती है। इवन घरों में डिस्कशन भी 24 घंटे यही चलता है आज के डेट में, ठीक है। लूडो खेलते खेलते भी लोग जो है कोविड-19 की बातें कर रहे हैं तो ये कंडीशन आप लोग देख सकते हैं। तो यही कंडीशन है, चलिए अच्छे से एंजॉय करते रहिए अपनी लूडो भी और इसी तरीके से पढ़ते भी रहिए, थोड़ा सा सारा टाइम उसी में वेस्ट नहीं करना है। आगे चलता हूँ। नेक्स्ट आप लोगों को पता है इंडिया और चाइना के बीच में रिसेंटली जो थोड़ी सी तनातनी कुछ ज्यादा हो गई है, खासकर जो एरिया है यहाँ पर वो है लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल। तो लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल जो बेसिकली यहाँ पर ये आप लोगों को देखने को मिलता है, ये चाइना ऑक्युपाइड एरिया है जो कि 1962 की वॉर के बाद में चाइना के कंट्रोल में चला गया था। तो तब से लेकर यहाँ पर ये चाइना के कंट्रोल में है। कई बार यहाँ पर चाइना हमारी कंट्री के अंदर आकर घुस जाता है और कई बार इंडिया जो है यहाँ पर पर्टिकुलर एरिया में कंस्ट्रक्शन करने की कोशिश करता है अपने वाले एरिया में, तो चाइना को दिक्कत होने लगती है। अभी जो बोला गया एक्साइड चीन वाले रीजन में इंडिया के द्वारा एंटर किया गया चाइना के ऑक्युपाइड एरिया के चाइना के ऑक्युपाइड एरिया में, ये चाइना क्लेम करता है। तो इसके चलते काफी ज्यादा न्यूज में यहां पर चीजें आ गई। जो बॉर्डर एरिया है यहां पर, ये पर्टिकुलर जो रीजन है यहां पर, इसको बोलते हैं यहां पर गोलवान वैली, ठीक है। तो ये आप लोग याद रखिएगा, कई बार न्यूज में रहती है। इंडो चाइना जो इश्यू है यहां पर वो बार बार यहां पर चलता रहता है बॉर्डर को लेकर। अभी मई 15 में यहां पर इंडियन और चाइनीज जो आर्मी है वो एक दूसरे के सामने क्लैश कर गई। रीजन कौन सा था यहां पर, ये था पेंगोंग तोशो लेक। तो पेंगोंग तोशो लेक अगर आप लोगों से कोई पूछे कहां पर है ये, तो यह लद्दाख रीजन के अंदर, और लद्दाख इसलिए भी न्यूज में क्योंकि रिसेंटली अभी नई यूनियन टेरिटरी बनाया गया है, तो इसलिए इस पर्टिकुलर लेक का नाम आप लोगों से पूछा जा सकता है। इसी के साथ में सिमिलर जो फेस ऑफ है नियरली आप लोगों को यहां पर नाकुला पास नॉर्थ सिक्किम के अंदर भी यहां पर देखने को मिला था। कई चीजें आप लोग देखने को मिलती है, चुंबे वैली वाला एरिया हो गया, ये सारी चीजें आप लोग बोल सकते हैं, ठीक है। तो ये सारी चीजें जैसे नाथुला पास आप लोग देख सकते हैं, ठीक है। इसी के साथ में इंडिया और चाइना का जो क्लेम है वो अक्साई चीन को लेकर, अरुणाचल प्रदेश को लेकर भी दोनों के बीच में टक्कर रहती है, क्योंकि अरुणाचल प्रदेश को चाइना बोलता है ये हमारा रीजन है, ठीक है। ऐसी कंट्री ऐसी चीजें भी कई बार निकल कर आती है। वेस्टर्न सेक्टर यहां पर, इसी के साथ में सेंट्रल सेक्टर और यहां पर ये ईस्टर्न सेक्टर, ये एक पर्टिकुलर जो एरिया है चाइना इन पे अपना कंट्रोल बताता है और बार बार इसी के चलते दोनों के बीच में झड़प भी होती रहती है। तो इसके बारे में आप लोग मोटा मोटा आइडिया रख सकते हैं। अगर इंडिया और चाइना के बारे में कुछ लिखने के लिए आ जाए तो इन इशू को मेंशन आप लोग कर सकते हैं वहां पर। नेक्स्ट जो न्यूज है यहां पर आप लोगों को पता है आज की डेट में काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। यहां पर अगर बात करें क्रूड ऑयल, खासकर कच्चा तेल जिसको आप लोग बोलते हैं, तो उसी के बारे में यहां पर बात की जा रही है। मेजर ऑयल एक्सप्लोरेशन की बात की जा रही है ऑयल इंडिया लिमिटेड के द्वारा। खासकर यह देखिए पर्टिकुलर एरिया का नाम आप लोगों से पूछा जा सकता है। जैसे यहां पर एक नेशनल पार्क की बात की जा रही है, ठीक है। तो यहां पर यह डिब्रू सिकोहो नेशनल पार्क, ठीक है। तो ये नाम याद रखिएगा, ये पर्टिकुलर एरिया है आसाम के अंदर में। तो इन्वायरमेंट क्लियरेंस यहां पर मिल गया है ऑयल कंपनी को। ऑयल कंपनी कौन सी है? ऑयल इंडिया लिमिटेड। इन्वायरमेंट किसके द्वारा क्लियरेंस यहां पर दिया गया है? तो मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट एंड फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज के द्वारा ड्रिलिंग, यहां पर टेस्टिंग और ड्रिलिंग के लिए यहां पर एक तरीके से प्रोवाइड करा दिया गया है ताकि हाइड्रोकार्बन को चेक कर सके। ऑयल जो है देखिए किसी भी कंट्री के पास में है तो वो आज के में पावरफुल कंट्री है क्योंकि काफी लार्ज स्केल पर चीजें डिपेंडेंट है। पर लेकिन ये चीजें तभी होती हैं जब कंट्री जो है वो एक तरीके से वर्किंग फेज में होती है। अगर लॉकडाउन पड़ा हुआ है तो फिर प्रॉब्लम भी हो जाती है, ठीक है। तो जो कंपनी है यहां पर वो यहां पर हाइड्रोकार्बन का एक्सप्लोरेशन करेगी 1.5 किलोमीटर आउटसाइड द डिमार्केटेड एरिया ऑफ पार्क, यानी कि पार्क जो डिमार्केटेड एरिया है उसके आउटसाइड जाकर काम करेगी कंपनी। जो है यहां पर परफॉर्म करेगी एक्सप्लोरेशन लगभग जो यहां पर मोर देन 15 ईयर तक। तो देखते हैं क्या चीजें निकल कर आती है और किस चीजों का पता चलता है। तो अपनी ही कंट्री में अगर कुछ अच्छी चीजें मिल जाती हैं तो ये फायदेमंद रहेगा। तो देखते हैं एनालिसिस में क्या निकल कर आता है।
तो क्या क्या डिस्कस किया एक बार हम लोग थोड़ा सा नजर यहां पर डाल लेते हैं। सबसे पहले एक इंटरनेशनल डे और उसकी थीम के बारे में जाना। नेक्स्ट यहां पर आप लोगों के सामने क्विज था, क्वेश्चन थे, अटेम्प्ट किया आप लोगों ने। नेक्स्ट हम लोगों ने यहां पर फाइनेंस कमीशन के बारे में कुछ बैकग्राउंड के साथ में चीजें समझी। इसी के साथ में डिफेंस प्रोक्योरमेंट और वो सब चीजें हम लोगों ने जानी। नॉर्थ ईस्ट में हमारी कंट्री में कोविड-19 की क्या चपेट है वो समझा। इसी के साथ में कोणार्क टेम्पल के साथ में मिलकर कौन सी कंपनी वो मिनिस्ट्री काम कर रही है वो सारी चीजें समझी। इंडिया और कनेक्टिविटी की बात की यहां पर बांग्लादेश के साथ में, जो कि काफी इंपॉर्टेंट है, भूटान और इसी के साथ में हमारी कंट्री के नॉर्थ ईस्ट वाला के एरिया के लिए नेम के बारे में आप लोगों को यहां पर जानने को मिला, जो कि हम लोगों ने डिटेल में समझी कई सारी बातें। इसी के साथ में हम लोगों ने यहां पर जो बातें थी वो जानी इंडिया और चाइना के रिलेशन के बारे में। और जो यहां पर लास्ट में हम लोगों ने यहां पर बातें समझी ये थी बेसिकली ये पर्टिकुलर नॉर्थ ईस्ट एरिया के बारे में, जो यहां पर जो खुदाई या फिर ये सब चीजों की बात की जा रही है, ऑयल एक्सप्लोरेशन के बारे में। अब क्वेश्चन है आप लोगों के सामने, अटेम्प्ट कीजिए। सबसे पहले बात बताना है इंटरनेशनल डे फॉर बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी, इसकी थीम क्या है ये आप लोगों को बतानी है। हेल्थ सेक्टर और फिजिकल कंसोलिडेशन के लिए यहां पर डिस्कस जो है वो कौन कर रहा है, पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन का नाम आप लोगों को बताना है। कौन सी मिनिस्ट्री के द्वारा यहां पर लॉन्च किया गया कोणार्क टाउन और कोणार्क सन टेम्पल के लिए जो स्कीम है बेसिकली उसको सोलराइजेशन के लिए, यानी कि सोलर जो चीजें हैं उसके लिए लगाने के लिए। नेक्स्ट यहां पर आप लोगों को बताना है जो मिनिस्ट्री कौन सी है, नॉन अलाइंग मूवमेंट जो यहां पर इनके द्वारा अटेम्प्ट किया गया। नेम जो था वो किसके द्वारा अब की बार चेयर किया जा रहा है। कोल्ड वॉर में कौन सी कंट्री के बीच में लड़ाई रहती थी ये आप लोगों को बताना है। इंडियन और चाइनीज आर्मी कौन सी लेक के ऊपर यहां पर भिड़ गई थी यहां पर, ये आप लोगों को बताना है। किसके ये यहां पर है डिब्रू सिको नेशनल पार्क जो है कहां पर लोकेटेड है। और यहां पर बताना है आप लोगों को, जो यहां पर बेसिकली एक कंपनी है, ठीक है, ऑयल की कंपनी है यहां पर, ये इसको जो क्लियरेंस दिया गया है कौन सी मिनिस्ट्री के द्वारा क्लियरेंस दिया गया है। तो इधर टोटल आज का डिस्कशन, आई होप कि आप लोगों ने अच्छे से एंजॉय किया होगा। पीडीएफ यहां से जाकर डाउनलोड कीजिएगा। लेक्चर को तभी लाइक और शेयर करना है अगर आप लोगों को पसंद आता है। अगर पसंद नहीं आता तो ना तो लाइक करना है और ना ही शेयर करना है। और इसी के साथ में कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए कि लाइक और शेयर क्यों नहीं किया, ताकि आने वाले टाइम में इसको इंप्रूव किया जा सके। मेरे साथ में आप लोग कनेक्ट रह सकते हैं, फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर, सारे लिंक वीडियो के नीचे मिल जाएंगे। और भी कई सारी चीजें यहां पर शेयर की जाती है। टेलीग्राम से सारी पीडीएफ एक जगह इकट्ठी मिल जाती है, तो यहां पर बहुत सारे मेंबर जुड़े हुए हैं, तो आप लोग भी इसका पार्ट बन सकते हैं। ओके, तो मिलता हूं नेक्स्ट लेक्चर में। बड़ों को नमस्ते, छोटों को प्यार, छोटी सी लाइफ एंजॉय करो यार। तब तक के लिए जय हिंद।